हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एयर। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने इसका एक बड़ा पार्ट कर लिया और अब हम इस चैप्टर की एंडिंग करेंगे। हमने किया था कि एयर किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, उसकी परसेंटेज हर गैस की। हमने देखा था कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, उसकी अलग अलग लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बारे में हमने समझा था, जाना था कि ये लेयर्स कौन कौन सी होती है, कहाँ तक फैली हुई है और ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है और यहाँ क्या क्या होता है। हमने देखा था वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, एयर प्रेशर ये क्या होता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है कि अर्थ पे तो एयर प्रेशर है, जितना प्रेशर बाहर होता है उतना ही प्रेशर बॉडी के अंदर भी होता है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन ये प्रेशर चांद पर, मून पर नहीं होता, या कई ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारी बॉडी के मुकाबले में प्रेशर बाहर कम या ज़्यादा हो तो हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तब। क्योंकि पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि ऊंचाई होने की वजह से एयर इतनी वहाँ पर नहीं होती, थिन होती है, राइट। और ऑक्सीजन की भी कमी होती है, जो कि लगभग पूरी जो गैस का 21% अबाउट होती है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं विंड। Wind. A wind is named after the direction from which it blows. Example, the wind blowing from the west is called westerly. हम विंड को नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो वेस्ट से जो आती है हमारे पास विंड, उसे वेस्टर्ली कह दिया, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, है ना। वैसे wind, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. तो जो विंड होती है, वैसे तो इसकी डेफिनेशन ये है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। साइंस के अंदर सीधी सी ये उसकी डेफिनेशन हो जाती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखी है, द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की मूवमेंट हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के अंदर कहलाती है विंड। हाई प्रेशर एरिया कब होता है? जहाँ पर ठंड होती है, जहाँ पर हवा भारी होती है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। और जहाँ पर गर्मी होती है, या फिर वहाँ पर सूरज की गर्मी की वजह से हुआ हो, या फिर कहीं आग जल रही है उसकी वजह से हुआ हो, या फिर समुद्र का पानी वहाँ पर गर्म है तो वह उसकी वजह से हुआ हो, तो वो क्या होगा, वहाँ की हवा ऊपर उठती है और उसकी डेंसिटी हो जाती है कम और प्रेशर हो जाता है कम। तो फिर उस वक्त ठंडे इलाकों से हवाएं बहती है और गर्म इलाके की तरफ। तो हाई प्रेशर ठंडे इलाके से लो प्रेशर गर्म इलाके की तरफ हवाएं बहती है, उसे कहते हैं विंड। तो ये डेफिनेशन हो गई विंड की। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. तो आपने हवा की मूवमेंट को देखा होगा जब ये सूखे पत्तों को सड़कों पर उड़ाती है, और
आपने देखा होगा जब तूफान आता है तो फिर ये पेड़ों तक को गिरा देती है। कई बार तो जब विंड ब्लो करती है आराम से, तो आपने देखा होगा इसके अंदर जो धुआं होता है या फिर मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, ये अपने साथ में उसको भी उड़ा के ले जाती है। तो उसके अंदर ये पार्टिकल्स आप देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हुए। एट टाइम्स विंड can be so strong that it is difficult to walk against it. You may have experienced it. It is not easy to hold an umbrella on a windy day. कि किसी समय पर आपने देखा होगा कि हवा इतनी तेज होती है, इतनी मजबूत होती है कि ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना। जैसे अब हम सामने जा रहे हैं साइकिल से, पैदल या बाइक से, और तूफान आ रहा है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके विपरीत अवस्था में चलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और उस वक्त अम्ब्रेला, छाता पकड़ना तो और भी मुश्किल हो जाता है। जब हवाएं तेज चल रही हो तो वो छाते को भी उड़ा करके ले जाने की हिम्मत रखती है। बारिश के टाइम पर कई बार होता है बाइक के ऊपर चल रहे होते हैं तो छाता भी मुड़ जाता है पूरा, या फिर पैदल चल रहे हो और हवा बहुत तेज हो तब भी यही होता है अम्ब्रेले के साथ, छाते के साथ। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। विंडी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो आप ऐसे कोई और कारण भी होंगे जिसके अंदर आपको बड़ी मुश्किल हुई होगी। जैसे पतंग उड़ा रहे हैं, तेज हवाएं बह गई, कितनी दिक्कत होती है उस वक्त, है ना। और जब आप अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली के टाइम पर जब हवा अगर तेज बह रही हो तो दिए जगाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, है ना। और जब कपड़े सुखा रखे और हवा बहुत तेजी से बहने लगी तब कितनी दिक्कत होती है, सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो ऐसी कई सिचुएशंस है जिसकी वजह से हवा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो आप ये लिख सकते हैं। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, आते भी है तो प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस होते हैं, आप लिख सकते हैं इनको, राइट। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। विंड्स को मुख्य तौर पर 3 तरह की में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 तरीकों से इसको बांट सकते हैं। 3 तरह की होती है। पहली है परमानेंट winds. The trade winds, westerlies and easterlies, are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. परमानेंट विंड्स वो विंड्स होती है जो कि लगातार पूरे साल तक बहती रहती है, और ये विंड में आती है जैसे वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये वाली विंड, पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी जो विंड है इन्हें ट्रेड विंड कहा जाता है। और इसके बाद आता है, तो ये मैं इसको मार्क कर देता हूं। क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसका। डिफाइन परमानेंट विंड्स। आप ये पूरा क्वेश्चन बना सकते हो कि भी क्लासीफाई द विंड। तो फिर इसमें ये तीनों पार्ट्स आ जाएंगे। सेकंड जो विंड है वो है सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून इन इंडिया। डिफाइन सीजनल विंड्स। तो सीजनल विंड्स कौन सी होगी? ये वो हवाएं है जो अपनी डायरेक्शन अलग अलग सीजन में अलग अलग कर लेती है।
जैसे कि जो मॉनसून विंड है वो। तो जो सीजनल विंड्स है, जैसे कि हमारा जो भारत देश है इसके अंदर सीजनल विंड्स कौन सी वाली होगी? पेनिसुला जो सर्दर्न पार्ट है उसके लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम मैप में देखें तो वहाँ है अरेबियन सी, और राइट साइड की तरफ देखें यानी कि ईस्टर्न पार्ट की तरफ है बे ऑफ बंगाल। यहाँ दो पर हाई प्रेशर होता है गर्मियों के टाइम पे और लो प्रेशर होता है नॉर्दर्न पार्ट में लैंड एरिया के अंदर गर्मी की वजह से। तो एक तो जो वेस्ट डायरेक्शन से आती है तो वो साउथ वेस्टर्न जो विंड है वो हो गई, और एक जो कि ईस्टर्न साइड से आती है साउथ ईस्टर्न विंड्स हो जाती है वो। और ये दोनों की दोनों फिर बहती है प्लेन की तरफ, तो पेनिसुला में बारिश करती है और आगे आती है फिर नॉर्दर्न पार्ट में आती है अलग अलग डायरेक्शन से। ठीक है, साउथ ईस्टर्न से भी आती है और फिर साउथ वेस्टर्न से भी आती है। राइट। तो ये विंड की ब्लोइंग हो गई, सीजनल विंड्स कहलाती है ये। ठीक है, तो वो जो सीजनल विंड्स का एग्जांपल क्या हुआ? मॉनसून विंड्स इन इंडिया। फिर आई बारी लोकल विंड्स की। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर। बहुत छोटी होगी ना ये तो। इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज। Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called Loo. अब ये लोकल विंड्स है तो आपने देखा सबसे पहले कौन सी है जो पूरे साल तक बहती रहती है यानी कि परमानेंट हो गई वो। फिर हो गई जो कि किसी सीजन में ही आती है। जब ये थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो सीजनल विंड्स है जब हमारे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर गर्मी कम हो जाएगी, लगातार कम होती चली जाएगी 3 से 4 महीने के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है 3 से 4 महीने के अंदर गर्मी कम हो गई, वहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ने की बजाय घटने लग जाएगा और वहाँ पर फिर हाई प्रेशर बनेगा और लो प्रेशर बनेगा दूसरे हिस्सों के अंदर साउथ की तरफ। तो वो रिट्रीटिंग मानसून का काम करता है। फिर रिट्रीटिंग मानसून होता है तो वो क्या हो गई, ये पूरे सीजन में ही ऐसा होता है। तो पूरे साल रहने वाली, ये सीजन में रहने वाली, और अब ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोकल विंड्स है वो वाली जो एक दिन के अंदर ही चेंजिंग होती रहती है। और ये जो ब्लो करती है केवल एक पर्टिकुलर पीरियड में दिन के या फिर ईयर के किसी टाइम पर छोटे से एरिया के अंदर। तो छोटे से एरिया के अंदर दिन के किसी भाग में या साल के किसी भाग में जब ये जो हवाएं बहती है वो कहलाती है लोकल विंड्स। एग्जाम्पल है सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। सी ब्रिज लैंड ब्रिज को के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है तो वहाँ से हवाएं ऊपर उठती है, उसकी जगह लेने के लिए ज़मीनों से हवाएं बहती है, और जब ज़मीनों की हवाएं गर्म हो जाती है वो ऊपर उठती है तो उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से ज़मीन की तरफ बहती है, तो वो होती है ओशन ब्रिज, और इससे पहले वाली लैंड ब्रिज। और जब गर्मियों के टाइम पे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपने सुना होगा विंड का नाम लू, कि भाई बाहर लू चल रही है, आपको बाहर नहीं जाने देते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं बह रही होती है, जो कि गर्म और सूखी हवाएं होती है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, वो कहलाती है लू। राइट। तो यहाँ पर तो हम इसको लोकल विंड्स के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। आप लू की डेफिनेशन भी कर सकते हो कि व्हाट इज लू, वो यहाँ पर आ गई। The hot and dry local winds of northern plains of India is called Loo in summers. तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है डिफाइन लोकल विंड्स, और आप एक पूरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसका जिसमें ये तीनों पार्ट्स आ जाएंगे। डिवाइड विंड्स, विंड्स को डिवाइड कीजिए। अब आ रही है बारी
साइक्लोन की। ये दिखा रखा है यहाँ पर इंडिया ही नहीं पूरी धरती का जो फ्लो है एयर्स का। देखिए हाई प्रेशर, क्यों? क्योंकि पोलर रीजन बहुत ठंडा होता है। पोलर रीजन ठंडा होने की वजह से वहाँ पर डेंसिटी एयर की ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा है यानी कि प्रेशर हाई है, तो वहाँ से ओबियसली सब पोलर जो ये वाला है इस हिस्से के अंदर सब पोलर लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर इसके मुकाबले में तो ठंडी नहीं होगी, गर्मी ही होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ पर क्या चीज़ है ये, जैसे यहाँ पर हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर इसके मुकाबले में लो प्रेशर है, जिसकी वजह से यहाँ से जो विंड्स है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। वहीं पर इक्वेटर है, इक्वेटोरियल एरिया है, सूरज की गर्मी सीधे, सूरज की रेस सीधी टकराती है इस इक्वेटोरियल एरिया में, तो फिर यहाँ जो होता है यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये विंड बह रही है। ठीक है, विंड की ब्लोइंग दिखा रखी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अर्थ के ऊपर। और वही चीज इसी केस में भी यहाँ पर है, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बह रही है, और यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बह रही है। ओके, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि भाई हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ बहती है। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है साइक्लोन का। साइक्लोन जो कि बड़ा खतरनाक होता है, जिसे नेचर का गुस्सा भी कहा गया है, नेचर्स फरी। क्यों इसको गुस्सा क्यों कहा गया? क्योंकि जब समुद्री इलाका, वहां पर क्या होती है, हवाएं ठंडी होती है ना, और वहां पर जो दूसरा हिस्सा है उसमें गर्मी होती है, तो हवाएं फिर वहां से बहुत तेजी के साथ बहती है और तूफान लेकर के आती है। वो कहलाता है साइक्लोन, जो कि कोस्टल एरिया के अंदर हिट करता है। जब समुद्र का पानी क्या होता है, ठंडा होता है जमीन के मुकाबले में, जमीन के ऊपर लैंड एरिया के अंदर तो क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया बन गया, जबकि समुद्री इलाके के अंदर हाई प्रेशर होता है ठंडक की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी वहाँ का इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर के वहाँ का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, और फिर बादल से बन जाते हैं, और फिर वो हाई प्रेशर से, जहाँ पर समुद्री इलाका है वहाँ से हवाएं बहती है बहुत तेजी के साथ तटों की तरफ, कोस्टल एरिया की तरफ, और फिर वो बहुत तेजी के साथ आती है और तबाही लेकर के आती है कोस्टल रीजन के अंदर। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। ओडिशा जो कि इंडिया के पूर्वी तटों पर स्थित है, पूर्वी समुद्री तटों के पास स्थित है, वो जो बे ऑफ बंगाल में बनने वाले साइक्लोन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर लगातार साइक्लोन आते रहते हैं, बे ऑफ बंगाल में बनने वाले साइक्लोन। एक डेट दे रखी है, ऑन 17-18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। 17-18 अक्टूबर 1999 का ईयर था। साइक्लोन ने इस स्टेट को 5 बार हिट किया, 5 बार टकराया साइक्लोन यहाँ पे, और भारी तबाही लेकर के आया। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999 दैट डाइवेस्टेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट। दूसरा साइक्लोन 17-18 अक्टूबर के बाद 29 अक्टूबर को टकराया इसी हिस्से पर, जिसे सुपर साइक्लोन का नाम दिया गया, यानी कि वो पहले वाले साइक्लोन से भी ज़्यादा प्रभावित कर गया, वो ज़्यादा मजबूत था, ज़्यादा स्ट्रोंग था।
जिसने स्टेट के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया, उथल पुथल मचा दी वहां पर। द डैमेज कोज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। पहला था, अच्छा जो डैमेज हुआ ये किस वजह से हुआ, 3 इसके कारण थे। 3 तरीके से इसने मार की उस एरिया के अंदर, उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट के अंदर, जो कि समुद्री तटों के साथ लगा हुआ था। 3 जो चीज़ें थी वो कौन कौन सी थी? पहला विंड वेलोसिटी, दूसरी रेन, तीसरी टाइडल सर्ज। एक तो नुकसान हुआ जो कि बहुत भारी मात्रा में जो वेलोसिटी थी हवाओं की, उसने तबाही मचाई। फिर बारिश ने तबाही मचाई जिससे बाढ़ें आई। फिर टाइडल सर्ज जो कि ज्वार भाटा आता है, जैसे पानी 24 घंटे के अंदर 2 बार टाइड्स आती है, तो उसने भी भारी नुकसान पहुंचाया, जो काफ़ी ऊंची थी और उसने लगभग 20 किलोमीटर के एरिया को साफ कर दिया जो कोस्टल एरिया में था। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स। These high velocity winds uprooted trees and damaged the कच्चा हाउसेस। ये जो हवाएं बह रही थी, पहला अब जो जैसे यहाँ पे 3 रीजन दे रखे ना, उसमें से विंड वेलोसिटी उसके बारे में बताई जा रही है। उस वक्त 260 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं बह रही थी, जो लगभग 36 घंटे तक वही। सोच के देख सकते हो, कुछ देर भी आ जाए तो उथल पुथल कितना नुकसान पहुंचाती है, तूफान आ जाते हैं तो। और यहाँ पे तो 36 घंटे तक। ये जो हाई वेलोसिटी विंड्स है, इसने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे हाउसेस को तबाह कर दिया। जो रूफ टॉप्स थी कई इंडस्ट्रीज की, सेट जो थे उनके, और घरों की जो छतें हैं वो तो उड़ी गई, कच्चे हाउसेस तो तबाह हो ही गए, साथ में फैक्ट्री में जो ऊपर सेट लगे होते हैं वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए, उड़ गए वहां से। घरों की छत है, जो सेट लगा होता है वो भी उड़ गए। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of cyclone for 3 days continuously. जो पावर सप्लाई थी बिजली की जो व्यवस्था है वो ठप हो गई, यानी कि जो अंधेरे में ही रहे होंगे बेचारे, कितनी ज़्यादा एक खराब माहौल देखा होगा जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, कितना ज़्यादा सामना किया होगा उस वक्त उन्होंने। बाहर इतनी ज़्यादा तबाही मची हुई है और लाइट भी नहीं है, अंधेरा है चारों तरफ। कैसे उन्होंने कुछ खाया भी होगा नहीं खाया होगा उस वक्त, सोच के भी घबरा जाते हैं वो। तो चलो सरकार अब ज़्यादा ध्यान दे रही है इस तरफ कि वो पहले ही साइक्लोन वगैरह कोई ऐसा तूफान आना हो तो वो पहले जारी कर देते हैं सूचना, और फिर लोग अपने एक सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है वेदर फोरकास्टिंग की, सरकार इसके लिए सजग है। और जो हैवी रेन होती है, अब ये तो थी विंड की वजह से जो तबाही मची, अब आ रही है बारिश की वजह से जो तबाही मचती है उसके बारे में। जो हैवी रेन होती है इस साइक्लोन की वजह से, वो वहां पर लगातार 3 दिनों तक रही थी। These rains led to the flooding in the major rivers of Odisha. इस बारिश की वजह से जो पानी आया उसकी वजह से ओडिशा की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें बाढ़ आ गई। द साइक्लोनिक विंड्स कोज्ड टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर। तो ये बारिश की वजह से तबाही हुई कि जिसकी वजह से वहाँ की नदियों में बाढ़ आ गई। तीसरी जो चीज़ है साइक्लोन की जो विंड्स है उसकी वजह से जो ज्वार भाटा आया उसने लगभग 20 किलोमीटर के एरिया को साफ कर दिया। Inland and brought massive destruction to the coastal areas. जो अंदर का जो जमीनें हैं वहां पर नुकसान हुआ, और जो कोस्टल एरिया था वो तो बिल्कुल बर्बाद हो ही गया। The 7 to 10 kilometer high tidal waves intruded suddenly and caused massive damage to the स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। इसने
क्या किया, इसकी वजह से जो कोस्टल एरिया में पैडी धान उगाई हुई थी उस एरिया के अंदर उसको भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि 7 से 10 मीटर की ऊंचाई मान सकते हैं कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ऊंचाई की वेव्स आई और काफ़ी दूर तक गई है, और वहाँ पर जो धान की फसल उगी हुई थी उसको उसने बर्बाद कर दिया। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर on 25 October 1999 and gradually moved in a northwestern direction. अब ये साइक्लोन बना कहाँ पर था? ये साइक्लोन बना था पोर्ट ब्लेयर के पास में, जो थाईलैंड की खाड़ी है वहाँ पर डिप्रेशन की वजह से बना था। कम दाब की वजह से बना था, और it intensified into a super cyclone and hit the area between Irasama and Ballycuddy in Odisha on 29 October at 10:30 AM. और जो ये सुपर साइक्लोन है ये और भी ज़्यादा खतरनाक बन गया, बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया, और इसने हिरोशिमा और बालिकुडा के एरिया के बीच में 29 अक्टूबर 10:30 AM पर इसने स्ट्राइक किया। सुबह के 10:30 बजे 29 तारीख को, अक्टूबर का महीना था। उस वक्त इरासामा और बालिकुडा के एरिया के बीच में इसने हिट किया और सब तबाही मचाई। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट एंटायर द कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। इस सुपर साइक्लोन ने लगभग साफ ही कर दिया, स्वेप्ट यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी से पानी आया ना वहाँ पर। ओडिशा के जो कोस्टल एरिया के अंदर जो सिटीज बसी हुई थी, जिसमें भुवनेश्वर, कटक और भी 28 टाउन्स थे, उन पर भारी नुकसान पहुँचाया था। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक वर किल्ड। लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? लगभग 13 मिलियन कितने होते हैं? 130 लाख, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख, राइट। 13 के बाद 6 zeros। इतने लोग तो इसमें अफेक्टेड हुए, और साथ में जो लाइफ स्टॉक थे, यानी कि जो वो अपने पास चाहे पोल्ट्री फार्म हो चाहे जानवरों को रख रहे थे, उनको भी भारी नुकसान हुआ, वे मारे गए। लोगों पर भी असर पड़ा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनमें तो वे फिर भी उनमें भी बहुत ज़्यादा लोग मारे गए होंगे। स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसके बारे में फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवीली डैमेज्ड ड्यू टू सैलिनाइजेशन कॉज्ड बाय टाइडल सर्ज। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। जो खड़ी क्रॉप थी उस वक्त, जो धान की फसल उगाई गई थी, जो सब्जियों की फसल उगाई हुई थी, जो फलों की फसल उगाई गई थी, वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में तबाह हो गई। और क्योंकि समुद्र का पानी आता है, और समुद्र के पानी में तो बहुत नमक होता है, और अगर मिट्टी में नमक बढ़ जाए तो वो मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो मिट्टी, जो ज़मीन है, इस सोल्टी वाटर की वजह से एग्रीकल्चर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बंजर हो गया, इनफर्टाइल हो गया एक लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक कि उसको दोबारा ट्रीट नहीं कर लिया गया। तो ये ज़मीनों का नुकसान है। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सॉल्ट, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशंस हैव डिसअपीयर्ड। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिश्ड। ये है पेड़ों पर नुकसान। जो साल, टीक और बैम्बू की जो प्लांटेशंस होते हैं, बगीचे होते हैं, इनके बाग होते हैं, वो भी गायब हो गए, अपरूटेड हो गए, ये सब के सब पेड़। और जो मैंग्रोव का जो जंगल है, फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कोस्टल एरिया के अंदर, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए, गायब हो गए, वैनिश्ड हो गए, अपरूटेड हो गए। तो ये नुकसान दिखा रखा है कि कैसे कितना भारी मात्रा में नुकसान हुआ। लगभग 13 मिलियन लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा। भारी मात्रा में
जो जानवर है जिनको पाला गया था, या फिर जो स्टीयरिंग जो घूमते रहते इधर उधर घुमक्कड़ जानवर है और जिनको पाला गया था वे भी मारे गए थे। खड़ी क्रॉप थी पैडी की, फलों की, सब्जियों की, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अफेक्टेड हुई। भारी मात्रा में मिट्टी है, ज़मीन है वो बंजर हो गई। सॉल्ट टीक बैम्बू के जो बाग थे वो भी ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा वहाँ के लोगों को, सोच के भी मन घबरा जाता है। अब आगे देखिए, मॉइस्चर कॉन्सेप्ट है। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब पानी भाप बनता है, इवेपोरेशन होती है, और ये पानी जो भाप बनता है ये ज़मीन से और जो डिफरेंट वाटर बॉडीज होती है वहाँ से बनता है, तो फिर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आपको पता ही है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन हो गई कि जो हवा में मॉइस्चर होता है किसी भी समय के अंदर, तो उस टाइम पे जो हम इसको मेजर करें कितना मॉइस्चर है, तो वो कहलाता है ह्यूमिडिटी। वेदर फोरकास्टिंग में तो ह्यूमिडिटी एक कॉन्सेप्ट आता ही है, एक डाटा दिया होता है ह्यूमिडिटी के लिए कि यहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है। बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more humid. जब हवा के अंदर पानी की मात्रा, पानी की भाप की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कि उस दिन ह्यूमिड डे है। और ये स्पेशली तब होता है गर्मियों के टाइम पे जब बारिश आ रही होती है, बारिश रुक गई, एक बार ठंडक हुई, फिर मौसम के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर हमें चिपचिपाहट सी महसूस होती है, तो वो ह्यूमिड डे होता है। उसे हम कहते हैं ह्यूमिड डे, यार उमस भरा हुआ दिन है। जब हवा गर्म होती है तो उसके अंदर पानी की मात्रा अपने अंदर समाये रखने की वो कैपेसिटी बढ़ जाती है और उस दिन फिर ह्यूमिडिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अब ये समझ लीजिए कि पानी को हमने ठंडे पानी में चीनी घोली, तो उसमें चीनी नहीं घुली, थोड़ी घुली, थोड़ा सा गर्म किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी के अंदर हमने चीनी घोली तो थोड़ी और ज़्यादा घुल गई, थोड़ा उसको गर्म किया तो उसमें और ज़्यादा चीनी घोली जा सकती है। वैसे ही जब वार्म करते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं उनके और उसमें एनर्जी बढ़ जाती है। वॉल्यूम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और वहाँ पर फिर दूसरी जो पानी की मात्रा के जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह बना सकते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन डू वी से डिफाइन ह्यूमिड डे। सीधी सी बात, टू विच डे वन कैन से अ ह्यूमिड डे। कौन से दिन को कोई आदमी ह्यूमिड डे कह सकता है? जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमिड डे। On a humid day, clothes takes longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel more uncomfortable, very uncomfortable. What caused the weather more humid?
what do we feel on a humid day? तो जब हवा, ये तो हमने बात कर ली कि मोर ह्यूमिड कब बन जाता है, लेकिन अब ये देखिए कि जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो कपड़े हैं वो सूखते नहीं है जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं कपड़े सूखने में, और जो पसीना आ रहा होता है वो भी नहीं सूखता, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और कहते हैं कि बहुत उमस है, बारिश कब आएगी। या फिर जब बहुत ज़्यादा उमस होता है तब ये होता है कि भाई बारिश आने वाली है, राइट। लेकिन अनकंफर्टेबल तो महसूस करते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंसेस causing formation of droplets of water। जब पानी जो वाटर वेपर्स है वो ऊपर उठता है तो वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर टेम्परेचर लो है, और वाटर वेपर आपस में कंडेंसेस हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर पानी की बूंदें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। जो क्लाउड्स होते हैं ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स का एक ग्रुप होता है जो हमें आकाश में दिखाई देता है। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है, हवा में फ्लोट करने लग जाती है, फिर वो ज़मीन पर आती है प्रेसिपिटेशन के तरीके से, बारिश के तरीके से। क्लियर हुआ? यहाँ आप अपने एक छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई बारिश कब होती है, और साथ में थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा एंड रेन अकर्ड। हम चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं, टुकड़ों में बांट रहे हैं, ताकि हमें ये पूरा चैप्टर दिमाग में रहे। व्हेन डू रेन अकर? लास्ट में एक चीज और लिख लीजिएगा, एंड रेन अकर्स। ठीक है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. तो आपने ये तो देखा ही होगा कि जब हम भी बच्चे थे तो देखते थे, काफ़ी अच्छा लगता था कि ये क्या है देखो, क्योंकि जब जेट प्लेन जाता है तो वो पीछे अपनी एक पूंछ सी छोड़ देता है। जो मॉइस्चर होता है उसकी फ्यूल के अंदर जलने पर जो मॉइस्चर आता है वो ठंडा होने की वजह से, आसपास ठंडक होने की वजह से वो कंडेंसिस हो जाती है और बादल से बना देती है, एक पूंछ सी नज़र आती है अलग सी, और थोड़े टाइम के बाद फिर वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हवाएं तो बह ही रही है ऊपर, वो इसको, उसके जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर हो जाते हैं, फिर वाटर पार्टिकल्स कह लो, जो उसके ट्रेल के जो पार्टिकल्स हैं वो, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है तो गैस ही, इधर उधर हो जाते हैं, फिर वो उसे डिस्टर्ब कर देते हैं वहाँ की हवाएं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन किसके ऊपर? वाइट ट्रेल क्रिएटेड बाय जेट प्लेन्स। बस ये नॉलेज के लिए हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको दिमाग में रखनी है बातें। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। अरे वाह, यहाँ डेफिनेशन आ गई, ऊपर भी हमने किया था, ये चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर।
When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the convection rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. इसके बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, जब ये तो डेफिनेशन हो गई। ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर होता है वो कहाँ से मिलता है? वो रेन वाटर से ही आता है। प्लांट्स पानी को अपने अंदर सोखे रखने की क्षमता होती है, क्योंकि जड़ें पकड़ के रखती मिट्टी को, तो वो पानी को अपने अंदर मिट्टी धीरे धीरे समा लेती है और ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वो पानी। लेकिन जब हिली एरिया के अंदर जहाँ पर पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, रेन वाटर बहुत तेज़ी के साथ उस बिना पौधों वाले माउंटेन से नीचे गिरेगा और वो आसपास के एरिया में बहुत तेज़ी से पानी आएगा और वो उस एरिया में फ्लड का कारण बनता है। और इसी मैकेनिज्म के हिसाब से जो रेनफॉल है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो है ये वाले 3 नाम है: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। क्लासिफाई रेनफॉल, 1 मार्क 2 मार्क में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कार्सिटी आएगा, SCAR, स्कार्सिटी एंड ड्रॉट अकर। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज मोर, फ्लड्स टेक प्लेस। तो क्वेश्चन क्या बना यहां पर? Why is rain important for us? When is it bad for us? ये हमारे लिए बुरी कब होती है? अगर कम होगी तो बुरी है, ज़्यादा होगी तो बुरी है। भाई नॉर्मल सी हो रही है वो ठीक है। तो रेनफॉल हमारे लिए फ़ायदेमंद है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स इसकी वजह से ही जिंदा रह पाते हैं। ये साफ पानी, फ्रेश वाटर लेकर के आती है अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब घरों पर पानी, जो छतों पर पानी पहुंचाने के लिए तो हमें मोटर लगानी पड़ती है। तो भगवान ने ये मोटर लगा रखी है। सूरज की गर्मी ये मोटर का काम करती है, जो कि भाप बना करके पानी को ऊपर उड़ाता है और ये पानी फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और उस लो प्रेशर एरिया के अंदर जा कर के जब ये और आगे नहीं बढ़ सकती, माउंटेन हमारा हिमालय पर्वत जब ये सामने आ जाता है, तो ये हवाएं और आगे नहीं जा सकती, चाइना में नहीं जा सकती। ना जाने की वजह से वो एक जगह खड़ी हो जाती है और ठंडी होकर के और फिर प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि बारिश होती है। माउंटेन रीजन पर तो बर्फबारी, और प्लेन रीजन होता है वहाँ पर ये करती है बारिश। लेकिन जब ये कम होती है तो वहाँ पर पानी की कमी होती है और सूखा पड़ जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले केस में किया था कि माउंटेन के ऊपर पेड़ पौधे नहीं है तो वो पानी सोख नहीं सकते, और सोख ना सकने की वजह से वो बहुत तेज़ी से गिरता है। और कई बार तो जो 2-3 नदियाँ एक साथ मिली हुई होती है तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उन 2-3 नदियों के अंदर आता है, और वे 2-3 नदियाँ जहाँ मिलती है वहाँ पर तो तबाही मचा देती है। ये नदियाँ बाढ़ आती है, राइट। इसी वजह से बाढ़ होती है और ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है बहुत ज़्यादा। क्रॉप प्रोडक्शन को नुकसान पहुँचाती है, जनजीवन जो रहता है उनको नुकसान पहुँचाती है। अब यहाँ है अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल। अब ये है दूसरी फॉर्म प्रेसिपिटेशन की। अभी हमने एक फॉर्म देखी प्रेसिपिटेशन की, वो क्या थी? रेन। अदर देन रेन जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है वो है
बर्फ, स्लीट यानी ओले के साथ बर्फ, हेल यानी कि जो ओले पड़ते हैं वो। राइट अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन अदर देन रेन। तो 1 मार्क क्वेश्चन में आ गया ये। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। कॉन्ग्रेचुलेसन। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको नॉलेज समझ में आई होगी, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बाय। मैं मिलूँगा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय।